साथियों नमस्कार। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यूपी पुलिस के अभ्यर्थी तथा अन्य परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। इसी क्रम में जो है रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन के क्रम में जो है हम अलंकार देखेंगे। बहुत ही कम समय में ट्रिक के माध्यम से अलंकार क्या है, इनके कितने भेद हैं, इनके भेदों के उपभेद जो हैं उनको एक एक करके सीखते चलेंगे। तो मित्रों प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इस तरीके की ट्रिक आपको कहीं और नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको जो ट्रिक बताई जा रही है बहुत ही आसान तरीके से अलंकार को आप बहुत सूझबूझ के साथ बहुत आसानी से पहचान लेंगे। तो आइए देखिए क्या है यहाँ पर, यह ट्रिक सीख लो तो अलंकार आपसे कभी गलत नहीं होगा। ये दिया गया है तो इससे आप समझ सकते हैं कि आसान भाषा में आपको अलंकार बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। अलंकार, अलंकरोत इति अलंकारः। क्या? अलंकरोत इति अलंकारः, यानी जो शोभा बढ़ाए, अर्थात जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। अर्थात जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। क्या? वही अलंकार है। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार। जैसे स्त्रियां अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करती हैं, उसी तरीके से कवि और लेखक अपनी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अलंकार का। तो साहित्य में कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अथवा धर्मों को अलंकार कहते हैं। सिंपल सी भाषा में हम देख सकते हैं, एक पंक्ति लिखी हुई है, मानो निराश मत हो, अपने मन को मत निराश करो। अब ये साधारण सी भाषा में पंक्तियां लिखी हैं, अब इसमें हम अलंकार का प्रयोग करते हैं तो देखिए ये लाइन कितनी सुंदर और कितनी रोचक बन जाती है। क्या? कि नर नर हो न निराश, नर हो न निराश करो मन को। क्या? नर हो न निराश करो मन को। अब देखिए ऊपर वाली पंक्ति और नीचे वाली पंक्ति में कितना अंतर आ गया। तो यही अलंकार है। यही क्या है? अलंकार। इसी के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के देखिए यहां पर देखिए इस महिला ने जो है आभूषण आदि का प्रयोग नहीं किया है और इधर महिलाओं ने आभूषण आदि का प्रयोग किया है। तो इनको हम कह सकते हैं क्या? इनको आभूषण रहित। क्या? आभूषण रहित, यानी आभूषण रहित अर्थात अलंकार रहित। क्या? अलंकार रहित। और यहां पर हम इनको देख रहे हैं आभूषण युक्त। क्या? आभूषण युक्त, आभूषण युक्त अर्थात अलंकार युक्त। इससे हम अलंकार को आसानी से समझ सकते हैं कि इन महिलाओं ने आभूषण किया अर्थात अलंकार का प्रयोग, अलंकरण किया है, इन्होंने अलंकार नहीं किया अर्थात अलंकरण रहित हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं अलंकार, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आगे अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, अलंकार के 3 भेद हैं मुख्यतः, तो हम 2 ही पढ़ते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, लेकिन ऊपरी कक्षाओं में उभय अलंकार भी है। तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। यहां पर शब्द अलंकार के जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं उनको हम देखते चलेंगे। सबसे पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास यमक और श्लेष 3 है, तो इनमें हम अनुप्रास को देखेंगे। क्या? अनुप्रास जिसमें वर्णों की आबित होती है। क्या? वर्णों की आबित वर्ण या अक्षर बार बार आते हैं, वहां पर क्या होता है? वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहां पर पहली पंक्ति है, मेरे मन के मीत मनोहर, मेरे मन के मीत मनोहर। यहां पे किस वर्ण की अक्षर की आबित हो रही है? तो यहां पर जो है मां वर्ण या अक्षर की आबित हो रही। किसकी? मां वर्ण की। ठीक है। आगे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, लेकिन यहां पर चारुचंद्र की चंचल किरणें यहां किसकी आबित हो रही है? चौवर्ण की। इसके बाद आगे देखी सुदामा की दीन दशा। क्या? द वर्ण की। किसकी? द वर्ण की। अर्थात
जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, क्या वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है, अर्थात वर्णों की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होगा, वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होगा। आगे यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या, अभी आपने देखा कि वर्णों की आवृत्ति, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी शब्द बार बार आते हैं। कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, किंतु वे जितनी बार आते हैं उनके उतने अर्थ निकलते हैं। जैसे यहां पर काली घटा का घमंड घटा, यहां पर क्या, घटा शब्द दो बार आया है, क्या, घटा शब्द दो बार आया है। तो यहां पर जो पहला अर्थ है घटा का, पहला अर्थ यहां पर घटा का क्या है, काली घटा, यानी बादलों का समूह। इसका अर्थ क्या है, बादलों का समूह, क्या है, बादलों का समूह। और इस घटा का क्या अर्थ है, यहां पर ये जो घटा है इसका अर्थ है कम होना, क्या, कम होना। अर्थात शब्द एक है लेकिन अर्थ उनके दो या दो से अधिक निकल रहे हैं, यानी अर्थ जितनी बार, शब्द जितनी बार आएंगे उनके उतने अर्थ निकलेंगे। शब्द की आवृत्ति होगी लेकिन उनका अर्थ अलग होगा। जैसे तीन बेर खाती थी, वह तीन बेर खाती है। तीन बेर, बेर का मतलब बार, तीन बेर, बेर का मतलब तीन बेर, बेर का मतलब बेर फल, क्या, बेर का मतलब बेर फल। और तीन बार खाती है, बार का मतलब अवधि, बार का मतलब अवधि यानी तीन बार, ठीक है, अवधि यानी तीन बार, अर्थात तीन बार, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि शब्द एक बार आते हैं लेकिन उनके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे उसके पास, उसके पास एक धोती, उसके पास एक धोती, और उसके बाद में प्रतिदिन उसे धोती, प्रतिदिन उसे धोती। अब यहां पर धोती शब्द दो बार आ रहा है, धोती शब्द दो बार आ रहा है ना, तो यहां पर अर्थ अलग अलग है, दोनों के अर्थ अलग है। यहां पर इसका मतलब हुआ साड़ी, इसका मतलब क्या हुआ, साड़ी, और यहां पर इसका मतलब हुआ धुलना, क्या मतलब हुआ, धुलना। यानी यहां पर शब्द जो है, शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्द जितने बार आते हैं उनके उतने अर्थ निकलते हैं। तो हमने अनुप्रास में देखा वर्णों की आवृत्ति हुई, यमक में शब्दों की आवृत्ति हुई, शब्द जितने बार आ रहे हैं उनके उतने अर्थ निकल रहे हैं। और श्लेष में देखिए, श्लेष में जो है, श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्लिष्ट होता है, क्या होता है, श्लिष्ट। श्लिष्ट का मतलब होता है चिपके रहना अर्थात चिपकना, ठीक है। श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका होना, क्या, चिपका होना। अर्थात कोई शब्द होता है जिसमें जो है अनेक अर्थ छिपे होते हैं, क्या, अनेक अर्थ। यानी यहां पर शब्द एक अर्थ अनेक, यानी शब्द जो होता है वो एक बार आता है लेकिन अर्थ उसके दो या दो से अधिक होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं जैसे सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां पर सुवर्ण शब्द क्या है, एक बार आया है, सुवर्ण शब्द एक बार आया है, लेकिन इसके तीन अर्थ निकलने, कितने, तीन। सुवर्ण यानी यहां पर क्या हो जाएगा, सुंदर वर्ण, क्या, सुंदर वर्ण, पहला जो है अर्थ इसका। दूसरा क्या, दूसरा सुंदर गहना, क्या, व्यभिचारी, सॉरी व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, स्त्री या युवती। उसके बाद तीसरा जो अर्थ होगा वो हो जाएगा क्या, चोर, यानी सुंदर गहना, क्या, सुंदर गहना, अर्थात सुंदर गहना अर्थात सुवर्ण, यानी सुंदर गहना, यानी आभूषण की चर्चा हो रही। यानी शब्द एक बार आ रहा है, क्या, एक बार आ रहा है लेकिन अर्थ उसके अनेक निकल रहे हैं। यहां पर पानी शब्द कितनी बार आया है, पानी शब्द एक बार आया है, क्या, पानी शब्द एक बार आया है। यहां पर पानी शब्द कितनी बार आया है, एक बार, लेकिन इसके तीन अर्थ निकल रहे हैं। जो पहला है क्या, मोती, पानी का पहला अर्थ जो है मोती की चमक, क्या, मोती की चमक। पानी का जो पहला अर्थ है वो क्या है, मोती की चमक। दूसरा जो है मनुष्य का सम्मान, क्या है, मनुष्य का सम्मान, मनुष्य का सम्मान। और अगला जो है वो क्या है, अगला जो है चून, यानी चूने का सूख जाना, चूने का सूख जाना। यानी इनके खत्म होने पर, यानी मोती की चमक खत्म हो जाने पर उसका अस्तित्व खत्म, मनुष्य का सम्मान खत्म हो जाने पर उसका कोई मतलब नहीं, और चूने के
पानी का सूख जाना, यानी ये पानी शब्द एक बार आया है लेकिन उसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित, यहां पर भूषण शब्द एक आया है, एक बार आया लेकिन उसके अनेक अर्थ हैं। तो इस तरीके की जहां बातें होती हैं वहां पर श्लेष अलंकार। आगे अर्थालंकार, जब शब्द के अर्थ द्वारा काव्य में शोभा उत्पन्न होती है तो वहां अर्थालंकार होता है। क्या होता है? अर्थालंकार। अनुप्रास में आपने देखा वर्णों की आवृत्ति, यमक में शब्दों की आवृत्ति, लेकिन शब्द जितने बार आ रहे हैं उनके उतने अर्थ। श्लेष में शब्द एक बार आ रहे हैं लेकिन अर्थ अनेक हैं। ठीक है, तीनों को एकदम आसान भाषा में, इतना आसान भाषा में कहीं नहीं मिलेगा आपको। आगे देखिए, अर्थ के द्वारा काव्य में शोभा उत्पन्न होती है तो वहां क्या होता है? वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में तो 200 से अधिक, 250 से अधिक अलंकार है, लेकिन यहां पर हम महत्वपूर्ण देखेंगे अलंकारों को, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। यहां पर तीन अलंकारों को पहचानने में बहुत कठिनाई होती है। पहले तीनों को एक एक करके समझते हैं, उसके बाद तीनों को कंपेयर करेंगे, तीनों में अंतर क्या है, कुछ कौन सा। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया जाएगा, इसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। यहां पर उपमा अलंकार में क्या होता है? एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान बताया जाता है, यानी उपमेय में उपमान की समानता बताई जाती है। और समानता बताने में क्या आता है? सा आता है या सी आता है या सम आता है या समान या सरिस या सदृश या रूप या से, जैसे या से, ऐसे शब्द आते हैं वाचक शब्द के रूप में। ठीक है, जैसे नील गगन सा हृदय शांत हो, सा का मतलब समान। ठीक है, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, कई बार पूछी गई हैं। पीपर पात सरिस मन डोला कई बार पूछा गया है, यहां पर सरिस शब्द आ गया, सरिस शब्द आ गया, यानी यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर पीपर पात सरिस आ गया, इसका मतलब यहां पर उपमा अलंकार हो गया। और भी अनेक पंक्तियां हैं, जैसे स्वान रूप संसार है, स्वान रूप संसार है, रूप शब्द आ गया, रूप शब्द आ गया, इसका मतलब यहां पर क्या है? यहां पर उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा, यानी सा सी समान शब्द आते हैं। जैसे यहां पर और भी अनेक एग्जाम्पल हैं जिनको हम ले सकते हैं, जैसे यहां पर पीपर पात सरिस मन डोला, ये देख रहे हैं, स्वान रूप संसार है, रूप शब्द आ गया। क्या? रूप शब्द आ गया। जैसे कमल नयन सम मंजू मनोहर, क्या एक लाइन है? कमल नयन सम, क्या? सम मंजू मनोहर, मंजू मनोहर। इस तरीके के यहां पर शार्ट में बताया जा रहा है, रिवीजन है, विस्तृत क्लास जो है आपको जो देखना है तो संपूर्ण वीडियो वाली क्लास जो है उस पे, संपूर्ण अलंकार वाली क्लास वीडियो है जो है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे कमल, यहां पर सम आ गया, सा सी सरिस समान, ये शब्द आते हैं जहां पर, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा। ये देख लीजिए, वाचक शब्द इसमें सा सी सम समान सरिस आता है उपमा में। रूपक में देखिए, रूपक में दो वस्तुओं में अभेद प्रकट किया जाता है, यानी एक को दूसरी मान लिया जाता है, यानी दोनों वस्तुओं में कोई अंतर नहीं होता, यानी उपमेय उपमान में कोई अंतर नहीं होता है। तो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं तो वो रूपक अलंकार में होते हैं। जैसे मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, क्या? मुनिपद कोमल, मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, यानी मुनि के पद को किसके समान बताया जा रहा है? मुनि के पद को कमल के समान कोमल बताया जा रहा है। किसके समान कोमल बताया जा रहा है? किसके समान? कमल के समान कोमल बताया जा रहा है। जैसे यहां इसी से मिलती जुलती लाइन हम दूसरी ले सकते हैं, हरिपद, हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल, सॉरी हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल से आ गया, से नहीं रहेगा, हरिपद कोमल कमल, हरिपद कोमल कमल ऐसा आ गया तो क्या होगा? यहां पर, सॉरी, यहां पर जो है क्या हो जाएगा? ऐसी अगर बातें आती हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर तुरंत, ठीक है, रूपक में जैसे आया, इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी वाचक शब्द नहीं आता है। ठीक है, रूपक में क्या होता है? रूपक में दो वस्तुओं में अभेद प्रकट किया जाता है और उसमें कोई वाचक शब्द नहीं आता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जो भी चीजें हैं
उपमा में आपने देखा कि वाचक शब्द आ रहे थे और रूपक में कोई वाचक शब्द नहीं आ रहा था। अब उत्प्रेक्षा में हम देखेंगे एक वस्तु में दूसरे की कल्पना या संभावना की जाती है और इसमें वाचक शब्द के रूप में क्या आता है? मनु मानो। क्या आता है? मनु मानो, जनु जानो, जनहु जानो और मनहु मानहु, ये शब्द आते हैं और ज्योत्यों। ठीक है, ये शब्द आते हैं। अगर ऐसी बातें होती हैं, इस तरीके के उदाहरण आते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर एक एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पट, क्या? पीत पट, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, इस तरीके से है। और दूसरी पंक्ति क्या है? श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मनो, ये मनो शब्द आ गया तो इससे आपको समझ लेना है मनो नीलमणि शैल पर। ठीक है, मनो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि शैल पर आत पर्यो प्रभात। ठीक है, यानी सुबह की किरणों की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए क्या आ गया है? यहां पर सीधा क्या आ गया है? यहां पर सीधा मनो शब्द आ गया। तो इस तरीके से शब्द आते हैं तो हमें तुरंत समझ लेना मनो आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया उत्प्रेक्षा। जैसे फूले कास सकल महि छाही, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले फूले कास सकल महि छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस तरीके के शब्द आए तो उनको तुरंत समझ लेना चाहिए। क्या? उनको तुरंत समझ लेना चाहिए कि यहां पर क्या है? यहां पर जनु, जनु शब्द आ गया, इसकी मतलब क्या है? उत्प्रेक्षा हो गया। तो यहां पर उपमा रूपक उत्प्रेक्षा को हम और आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? और आसानी से समझ सकते हैं कैसे? देखिए, यहां पर हम आसानी से समझने का एक तरीका यहां पर देख सकते हैं, बहुत ही सटीक ढंग से। देखिए, यहां पर हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर चरण कमल, ठीक है, क्या लिया? चरण कमल। दूसरा हम लेते हैं चरण सम कमल। क्या? चरण सम कमल। ठीक है, इसके बाद में यहां पर सॉरी यहां पर हम तीसरा ले लेते हैं मानो चरण कमल। इस तरीके के अगर पॉइंट मिले तो आपको सीधा समझ जाना चाहिए। यहां पे सासी समसमान मिल गया तो ये क्या हो गया? यहां पर ये हो गया उपमा। क्या हो गया? ये उपमा। उसके बाद में चरण कमल है तो यहां पर क्या हो गया? वाचक शब्द नहीं मिल रहा है, एक का दूसरे में अभेद प्रकट किया, यानी दोनों को एक समान में आना जा रहा है। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया रूपक और यहां पर मानव शब्द आ गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया उत्प्रेक्षा। इतना आसान तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा मित्रों। ठीक है, तो आशा करते हैं अलंकार का टॉपिक आपका जो है स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं पूरी वीडियो आप समझ गए होंगे। कृपया अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करिएगा। जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें मित्रों। धन्यवाद।